बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे के लर्निंग में खुश आमदीद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप इस चैनल को एजुकेशनल और एकेडमिक कोई बेनिफिट मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम इम्पोर्टेंट MCQs कवर करेंगे बायोलॉजी के हवाले से। और एक अहम बात यह है कि सारे MCQs ChatGPT के ज़रिए क्रिएट किए गए हैं। उम्मीद की जाती है कि MCQs आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेंगे, आपके पेपर्स के हवाले से, MDCAT पेपर के हवाले से, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इस उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलते हैं अपने MCQs की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाफ्स ऑफ द सेल। भाई पावर हाफ्स ऑफ द सेल क्या चीज़ है हमारी बॉडी में? पावर हाफ्स ऑफ द सेल जो है, नंबर 1 न्यूक्लियस है, नंबर 2 गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कोशिश करेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी इन्हांसमेंट तरीके से इन तमाम MCQs को सॉल्व करें। वो तरीका भी मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस पावर हाउस नहीं है, ये कंट्रोल करता है। देन गोल्जी ऑपरेटस भी नहीं है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के लिए काम करता है। गोल्जी ऑपरेटस प्रोटीन पैकेजिंग वगैरह काम करता है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि क्या कर रहा होता है भाई? पावर हाउस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सेलुलर रेस्पायरेशन हो रही होती है, यहाँ पर एटीपी जनरेट हो रहे होते हैं। ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जो है कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या क्या बन रहा होता है? एटीपी प्रोडक्शन हो रही होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जो है सेलुलर रेस्पायरेशन, और ये कहाँ पर हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। Number 2, what is the process by which green plants make their food called? Again fermentation भी हो सकता है, लेकिन green plants यहाँ पर नहीं बनाते। डाइजेशन, फर्मेंटेशन रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। सॉरी, यहाँ पर ग्लूकोज ब्रेक होता है, रेस्पायरेशन में ग्लूकोज ब्रेक होता है, डाइजेशन में बस खुराक ब्रेक होता है, फूड ब्रेक होता है, और फर्मेंटेशन में अगेन फूड की ब्रेकिंग होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पर ग्रीन प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लूकोज में, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का कौन सी मतलब इसमें फंक्शन नहीं है? नंबर 1 डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ब्लड फिल्ट्रेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकता है आईबसा में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी इसमें हो सकती है कुछ ना कुछ, और प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकती है। लेकिन ब्लड फिल्ट्रेशन जो है ये हमारे पास, चूँकि किडनी का फंक्शन है, तो ब्लड फिल्ट्रेशन ऑप्शन नहीं है। सॉरी, यूँ समझ लें कि इसका फंक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। जबकि हमारे पास ये जो है करेक्ट ऑप्शन है कि जी ये क्या करता है? ब्लड फिल्ट्रेट नहीं कर रहा होता। नेगेटिव ऑप्शन है, लेकिन यानी मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे MCQs का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लीवर का फंक्शन नहीं है, हमारे MCQs का करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी जा रही है। अगर आप इसको पढ़ना भी चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप इसमें से समझ सकते हैं। फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट, सॉरी लीवर के, नंबर 1 डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं उनके जो नेगेटिव असरात हैं, जो पॉइजनस असरात है, इसको ख़त्म कर देना है, इसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकती है, मेटाबॉलिज्म भी हो सकती है, लेकिन इसका फिल्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ब्लड फिल्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, किडनी का काम है। What is the main function of the red blood cell? भाई रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शंस, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, सिंथेसाइजिंग हार्मोन्स। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ? ये इसका मेन फंक्शन जो है, सिंथेसाइजिंग हार्मोन भी नहीं है, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज भी नहीं है, और फाइटिंग इन्फेक्शंस ये भी हमारे पास वाइट ब्लड सेल का काम है। तो मेन काम जो है इसका है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। रेड ब्लड सेल्स आर एरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम है। स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द, ये लंग्स से लेके जाता है टू द बॉडी टिश्यू एंड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है बैक टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन। रेस्पायरेशन का भी काम कर रहा होता है। ठीक है, यानी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कि जी साथ साथ में जो है यानी गैसीय ऑक्सीजन में भी काम कर रहा होता है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? भाई नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है?
नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्वस सिस्टम को बनाता है वो, और जो काम कर रहा होता है वो यूनिट्स कौन से कहलाते हैं? नंबर 1 न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर, साइनाप्स, गैंग्लियन। तो न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल है जो कि कहाँ रिलीज हो रहा होता है भाई? दो न्यूरॉन के दरमियान। साइनाप्स वो गैप है जो कि दो न्यूरॉन के दरमियान है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं, गैंग्लियन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं। यहाँ जो मिक्सिंग होती है, कनेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं गैंग्लियन, ठीक है। सो न्यूरॉन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। न्यूरॉन क्यों करेक्ट ऑप्शन है भाई? क्योंकि ये वो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारे पास क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या है? न्यूरॉन। दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पर जो है क्या कर रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ट्रांसमिट का मतलब है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिट। तो न्यूरॉन जो है बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है, ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन? भाई एक बड़ी हड्डी हमारे पास मौजूद होती है हमारी बॉडी में, तो कौन सी एग्जाम्पल है इसकी? फीमर, पटेला, कार्पल्स एंड स्टर्नम। स्टर्नम बिल्कुल रिब्स के सामने हड्डी होती है, ये भी नहीं हो सकती। कार्पल्स हमारे पास जो दरमियान में कार्पल, मेटाकार्पल, फिंगर्स के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं। पटीला छोटा बोन है, ये भी नहीं है। सो फीमर इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फीमर जो है एक लॉन्ग बोन है। द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी जो हड्डी है, बड़ी जो बोन है वो फीमर है इन द ह्यूमन बॉडी। इज लोकेटेड इन द थाई। ये बेसिकली कहाँ मौजूद होता है? थाई में मौजूद होता है, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज फीमर। करेक्ट ऑप्शन फीमर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? भाई कौन सा स्केलेटल फंक्शन का सिस्टम नहीं है? अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम प्रोबेबिलिटी इन्हेंसमेंट के तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्या तरीका है? देखिए हमारे पास बेसिकली 4 ऑप्शन है, इस एमसीक्यूज के दरमियान में मैं बताता चलूँ। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, इसमें 3 एब्सोल्युटली करेक्ट इनकरेक्ट होंगे और एक करेक्ट होगा। अगर हम डायरेक्टली जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट का एक कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। अगर हम जाते हैं स्टार्टिंग में, पहला ही हमारे पास हम करेक्ट ऑप्शन कर लेते हैं, तो करेक्ट का हमारे पास प्रोबेबिलिटी 25% होगी, जबकि इनकरेक्ट की हमारे पास क्या होगी? 75% होगी। लाजमन सी बात है, हमारे पास ज़्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि हम गलत पे निशान लगाएं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? 25 to 75%। लेकिन अगर हम करते क्या है कि प्रोबेबिलिटी इन्हांसमेंट तरीके से चले जाएँ, हम ये करते हैं कि भाई पहले कोई भी जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल हमें सॉलिड लगता है कि इनकरेक्ट ऑप्शन है, पहले हम उनको निकाल देते हैं। जब निकाल देते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली हमारे पास कितनी हो जाएगी? 33%, ठीक है। और ये हमारे पास अबाउट 66%, यानी ये बढ़ रही है और वो कम हो रही है। इसी तरह से अगर हम कोई तीसरा दूसरा एमसीक्यूज ऐसा जो कि हमें बिल्कुल कंफर्म है कि ये भी गलत है, अगर हम उसको भी निकाल दें तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी 50% और ये कम हो जाएगी 50%, यानी हम करेक्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इनकरेक्ट से कम जा रहे हैं, तो इसका मतलब है बेनिफिट पॉइंट है। और फाइनली अगर हम कोई तीसरा एमसीक्यूज भी इनकरेक्ट निकाल लेते हैं और एक एमसीक्यूज हमारे पास बच जाता है, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी जो है ये बन जाएगी 75% और ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25%। तो ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका है कि आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? ज़्यादा हो, और इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? कम हो जाए। ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन हो सकता है? स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, सपोर्ट फॉर द बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो यहाँ पर देखें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये भी अगर हम ये बात करें कि सपोर्ट ऑफ द बॉडी, ये भी हमारे पास वैसे मसल का फंक्शन है, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है, लेकिन ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारे पास वो कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब पहले तो ये निकल गया एक, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 25 से 33% बन गई। देन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे पास हो सकता है, इसका मतलब है कि ये भी हमने निकाल दिया, तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है फिलहाल यहाँ पर। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 50% पे चली गई। फाइनली हमारे पास 2 रह गए, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। तो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करें कि ये हमारे पास एक फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, वो कह रहे हैं कि नहीं है, तो ये हमने निकाल दिया। हमारे पास फाइनली ऑप्शन बच जाएगा, वो है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो स्केलेटल सिस्टम जो है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स नहीं करेगा, बाकी सारे काम कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ द स्केलेटल सिस्टम इज इन्वॉल्व इन वेरियस फंक्शंस सच एज सपोर्ट, प्रोटेक्शन। तो सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्शन भी करता है, एंड मिनरल स्टोरेज भी करता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन्स, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो देखिए किस तरीके से हमने अपनी प्रोबेबिलिटी 25% से बढ़ाकर 75% कर दी, जहां पर चांसेस हमारे ज़्यादा हो सकते हैं कि हमारे
MCQ ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट होंगे। जस्ट इमेजिन करें अगर आप 25% प्रोबेबिलिटी के साथ जाते हैं तो 100 में से आपके 25% करेक्ट होंगे, और अगर 75% प्रोबेबिलिटी के साथ जाते हैं तो 100 में 75 के करेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है, ज़्यादा के करेक्ट होने के चांसेस है। तो हमें एब्सोल्युटली ये तरीका फॉलो करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी एनहांसमेंट का तरीका। तो यहाँ से हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया कि हमने इनकरेक्ट ऑप्शन सारे निकाल लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास दो जो ऐसे थे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले थे, एक प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स और एक स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। तो ये हमारे पास ऐसे थे जिसमें हमने प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सेलेक्ट कर दिया और उम्मीद है कि ये करेक्ट भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन द इम्यून सिस्टम। भाई व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम में क्या काम कर रहा होता है? व्हाइट ब्लड सेल हमारे इम्यून सिस्टम में क्या काम करता है? नंबर 1, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन। क्या करता है? प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ये करता है फाइटिंग इन्फेक्शन, क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। व्हाइट ब्लड सेल, देखें क्लोटिंग ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स का काम है, तो प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ा दी हमने। नेक्स्ट हमारे पास फाइटिंग इन्फेक्शन, ये हो सकता है। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, आरबीसीज का काम है। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज भी हमारे पास आई थिंक इनका काम। फाइटिंग इन्फेक्शंस जो हैं ये बेहतर ऑप्शन है इसका और करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी, 75% कर दी। यहाँ क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, आर ए की कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के की कंपोनेंट्स है, इसलिए एंड आर रिस्पांसिबल फॉर डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स जो बाहर से कोई चीज़ें आती हैं, बाहर से जरासीम या कोई भी पार्टिकल्स आते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर यू कैन से इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, इम्यून सिस्टम को मतलब एल्टर करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं फॉरेन इन्वेडर। कोई भी बीमारी, कोई भी जरासीम, इनको कहते हैं फॉरेन इन्वेडर्स या फिर इन्फेक्टिस एजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। भाई कोई ऐसी चीज जो ह्यूमन बॉडी में टिश्यू नहीं है, बाकी मतलब है लेकिन ये टिश्यू नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू है तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मस्कुलर टिश्यू है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, लिम्फेटिक टिश्यू ये हमारे पास टिश्यू नहीं है, हमारी ह्यूमन सिस्टम में ये टिश्यू नहीं है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई? लिम्फेटिक टिश्यू। व्हाइल लिम्फेटिक टिश्यू इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ओके। इज नॉट क्लासिफाइड इज वन ऑफ द प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जाता इन द ह्यूमन बॉडी। द प्राइमरी टिश्यू टाइप्स आर एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स एंड नर्वस। बेसिकली 4 किस्म के होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड मस्कुलर नंबर 3 एंड नर्वस सिस्टम नंबर 4। 4 किस्म के टिश्यू मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी में। नंबर 1 एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस सिस्टम, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास लिम्फेटिक टिश्यू मौजूद नहीं है एज अ प्राइमरी टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वोलाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई एल्वोलाई का क्या काम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो बिल्कुल छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एल्वोलाई। वो क्या काम कर रहे होते हैं? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग म्यूकस, एक्सचेंजिंग गैसेस, फिल्टरिंग एयर। तो यहां पर देखें नंबर 1 ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग म्यूकस, एक्सचेंजिंग, ये क्या काम कर रहे होते हैं? तो यहाँ पर प्रोड्यूसिंग म्यूकस तो नहीं करते, ठीक है, फिल्टरिंग एयर भी नहीं करते, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन भी नहीं करते, सो एक्सचेंजिंग ऑफ द गैसेस का काम कर रहे होते हैं। ये सूटेबल ऑप्शन है। देखो बाकी भी अगर कर रहे होते लेकिन ये BCQs भी आप कह सकते हैं। मोस्ट सूटेबल जो ऑप्शन है इसका मतलब है एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। द एल्वोलाई आर स्मॉल सैक होते हैं इन द लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स बिटवीन द ईयर एंड द ब्लड। तो यहाँ पर एक्सचेंजिंग होती है, आई बस हमें ईयर और ब्लड के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है, ठीक है। ब्लड से ऑक्सीजन इधर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इसी तरह से जा रहा होता है, लंग्स से ब्लड में और ब्लड से लंग्स में, ठीक है। डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, कहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो गैस जो है वहाँ से दूसरी तरफ मूव कर रही होगी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सचेंज ऑफ द गैसेस है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या? प्राइमरी फंक्शन जो पहले काम कर रहा होता है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस। तो डाइजेशन तो हो नहीं सकता नंबर 1, एंड सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन भी नहीं है, ठीक है, ये पेंक्रियास कर रहा होता है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिन है और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है, ये दोनों वैसे कर रहा होता है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिन भी है एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज द प्राइमरी फंक्शन, जबकि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर जो है हमारे पास प्राइमरी फंक्शन नहीं है। तो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज द किडनी फिल्टर्स ब्लड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस अल्टीमेटली प्रोड्यूसिंग यूरिन। तो ये एक्सेस सब्सटेंसेस को रिमूव कर रहा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा होता है, यूरिन की प्रोडक्शन कर रहा होता है, ये प्राइमरी फंक्शन है। अगरचे ये ब्लड प्रेशर को भी जो है रेगुलेट कर सकता है कुछ हद तक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू, सो फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कौन सा प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन नहीं करता, पेंक्रियास करता है। एस्ट्रोजन नहीं करता, नंबर 1 कॉर्टिसोल, थायरोजिन, थायराइड करता है। सो कॉर्टिसोल इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये कौन कर रहा होता है भाई? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ये
जो है रिलीज हो रहा होता है। इन्वॉल्व इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून रिस्पांस, मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा होता है, इम्यून रिस्पांस में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ये कौन सा हार्मोन है? ये हार्मोन है भाई कॉर्टिसोल, और कौन प्रोड्यूस करता है? एड्रीनल ग्लैंड। What is the function of the hormone इंसुलिन? भाई इंसुलिन का क्या काम है? हार्मोन इंसुलिन इसका क्या काम है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर तो नहीं कर रहा होता, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ भी नहीं कर रहा होता, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ये भी नहीं कर रहा होता। तो हमारे पास क्या कर रहा होता है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये करेक्ट ऑप्शन है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ये करेक्ट ऑप्शन है, जो कि कौन कर रहा होता है? इंसुलिन कर रहा होता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज, हम पहले पढ़ चुके हैं कौन रिलीज कर रहा होता है? पैंक्रियाज लेकर होता है। दैट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल बाय फैसिलिटेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन और स्टोरेज। करता ये है कि ये ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगा, सेल्स की तरफ लेके जाएगा, वहां पर क्या करेगा? या तो एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा या स्टोर कर रहा होगा। बेसिकली इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है तो ये ब्लड में लेके जाएगा, और ब्लड में ज्यादा है तो ये ब्लड से लेके जाएगा सेल्स में। तो ये काम कर रहा होता है इंसुलिन। कौन रिलीज कर रहा होता है? पैंक्रियाज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है What is the primary function of the hormones एस्ट्रोजन? भाई एस्ट्रोजन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? फंक्शन तो और भी कर रहे होंगे, लेकिन प्राइमरी फंक्शन मेन काम इसका क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रेट। तो ये हमारे पास फीमेल्स के अंदर बेसिकली होता है। तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमारे पास इनकी वॉइस चेंज हो जाती है, वॉइस वही पतली रहती है, नंबर 1। उसके अलावा कुछ बॉडी के पार्ट है जो कि ग्रोथ हो रहे होते हैं, जैसे हमारे पास चेस्ट वगैरह बढ़ रहा होता है ये। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। ठीक है, सो मुख्तलिफ हार्मोन्स का रिलीज कर देना फर्दर, जो कि आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स, एस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, that is responsible for the development and maintenance of the secondary sexual characteristics, regulation of the menstrual cycle। देखिए मैंने जैसे बात जिक्र की थी, menstrual cycle मेंटेन करना, सपोर्ट प्रोडक्शन एंड सपोर्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी जो है सपोर्ट कर रहा होता है। बात हमारी मुख्तलिफ हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इंटेगोमेट्री सिस्टम? इंटेगोमेट्री सिस्टम का ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो यहाँ पर हमारे पास है आई थिंक रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। फिलहाल इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली मालूमात नहीं है, मैं इंशाल्लाह सर्च करता रहूँगा इसमें, और अगली वीडियो में शायद इस हवाले से मैं बता दूँ। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि इंटेगोमेट्री सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो रेगुलेटरी और द ब्लड ग्लूकोज लेवल है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा होता है? वाई द integumentary system plays a role in protecting the body, regulating temperature and synthesizing vitamin D. It is not directly involved in regulation। अच्छा, ये फंक्शन नहीं है, बाकी ये काम कर रहा होता है, अगेंस्ट पैथोजन काम कर रहा होता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कर रहा होता है, और सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी भी कर रहा होता है, लेकिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज नहीं कर रहा होता। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन कर रहा होता है। Which of the following is a function of the lymphatic system? भाई lymphatic system का क्या function है? Which of the following is a function of the lymphatic system? Transportation of oxygen, digestion of fats, regulation of body temperature, immune defense। देखिए transportation of oxygen RBCs का काम था, तो ये function नहीं है। digestion of fats भी नहीं है। ठीक है, regulation of body temperature भी नहीं है। हमारे पास immune defense mechanism जो है ये किसका काम है? lymphatic system। lymphatic system जब भी आता है तो ये immune के साथ इसकी association होती है। The lymphatic system is responsible for immune defense इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये बेसिकली क्या करता है? लिम्फोसाइट, ये आरबीसी ये डब्ल्यूसीज की एक टाइप है, WCs के टाइप है, वाइट ब्लड सेल्स एंड द सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ which helps remove toxins and pathogens from the body and circulation of the lymph which helps remove toxin को रिमूव कर रहा होता है, and pathogens हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस आते हैं, ऐसे जरासीम जो डिजीज कॉज कर रहे होते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, उनको रिमूव कर रहा होता है। तो इसका काम बेसिकली इम्यून डिफेंस सिस्टम है। What is the role of platelets in the circulatory system? भाई प्लेटलेट्स का क्या काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन ये नहीं है, आरबीसीज का काम है। फाइटिंग इन्फेक्शन ये भी नहीं है। क्लोटिंग ऑफ द ब्लड एंड रेगुलेटिंग ब्लड शुगर भी नहीं है। तो क्लोटिंग ब्लड ये काम है किसका? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बो, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये नाम याद रखना जरूरी है। आर स्मॉल सेल्स फ्रेगमेंट्स इन द ब्लड दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द क्लोटिंग प्रोसेस व्हिच हेल्प्स
स्टॉपिंग, स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन ब्लड वेसल्स आर डैमेज, जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाएं तो ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर रहे होते हैं। स्टॉप ब्लीडिंग तो ये कौन कर रहा होता है? प्लेटिलेट्स, ठीक है, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। बाकी काम जो है इनके फंक्शन प्राइमरी फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन सा फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन नहीं है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये तो है, ठीक है, सो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये हमारे पास ये भी है। एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी है। सो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन नहीं है किसका? डाइजेस्टिव। ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये फंक्शन नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका फंक्शन है? पेंक्रियास का फंक्शन था। सो हम कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल जो है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन नहीं है। वाइल द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, ब्रेक डाउन फूड को ब्रेक डाउन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, खुराक को तोड़ेगा, फिर जो ज़रूरी खुराक है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स दोबारा एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको एलिमिनेट करेगा, ठीक है। जबकि रेगुलेटिव ब्लड शुगर लेवल द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम पर्टिकुलरली द पेंक्रियास, ये कौन कर रहा होता है? एंडोक्राइन सिस्टम यानी बेसिकली पेंक्रियास कर रहा होता है। सो इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है। अगर चाहिए वहीं पर इंसुलिन आगे जाके रिलीज हो रहा होता है लेकिन बेसिकली डायरेक्टली प्राइमरी फंक्शन नहीं है। What is the function of the hormone टेस्टोस्टेरोन? भाई टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या कर रहा होता है हमारी बॉडी में? स्टिमुलेशन ऑफ एग प्रोडक्शन। सो एग प्रोडक्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल जो है उसमें हो रहा होता है। मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये भी अब नहीं करेगा। एंड रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक रेट हमारे पास ये भी नहीं करेगा। सो मेन काम जो है, मेन फंक्शन है वो क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। अच्छा, बाकी काम भी कुछ कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन मेन जो काम है हमारे पास क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स में मेरे पास क्या हो सकता है? जैसे फेशियल हेयर है, डीप वॉइस है एंड मसल्स मास है। ये कुछ ऐसे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जेंट्स में जब ये यूँ समझ लो मैच्योरेशन लेवल तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये हार्मोन्स इनके अंदर ये चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द ब्लड? भाई ब्लड का कंपोनेंट नहीं है। नंबर 1 प्लाज्मा तो है भाई, रेड ब्लड सेल्स भी हमारे पास है तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी है तो लिम्फोसाइट करेक्ट ऑप्शन है और ये ब्लड का कंपोनेंट नहीं है। ये समझना जरूरी है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। ये भी हमारे पास बेसिकली वाइट ब्लड सेल का ही टाइप है, लेकिन कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? लिम्फेटिक सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसलिए हम इसको ब्लड का पार्ट नहीं कहते। दे आर नॉट टाइपिकली कंसीडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इंक्लूड्स प्लाज्मा। क्या इंक्लूड है? प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड प्लेटलेट्स हैं। ये चार चीज इन्वॉल्व है बेसिकली किसमें भाई? ब्लड के कंपोनेंट में। जबकि लिम्फोसाइट्स अगरचे वाइट ब्लड सेल का पार्ट है लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं है, ये हम शामिल नहीं करते। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स इन अ सेल? भाई राइबोसोम्स क्या कर रहे होते हैं? राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स हमारी बॉडी में क्या कर रहे होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये कुछ भी नहीं है हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है, बिल्कुल एक इजी ऑप्शन है। सो प्रोटीन सिंथेसिस है। राइबोसोम्स आर सेलुलर ऑर्गेनेली, सेल के अंदर ऑर्गेनेली, सेल का पार्ट, ऑर्गेनेल का मतलब पार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस वियर दे ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। बेसिकली यहाँ कर क्या रहा होता है? एमआरएनए को ट्रांसलेट कर रहा होता है इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। होता ये है कि डीएनए, अगर हम यहाँ लिखे डीएनए को जो है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, यानी डीएनए की जो डीएनए के ऊपर जो कोड मौजूद होते हैं वो कोड पहले एमआरएनए के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। फिर इस एमआरएनए के ऊपर जो मालूमात है इसके मुताबिक पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये होता है कि प्रोटीन की चेन बन रही होती है। सो ये प्रोसेस कहलाता है बेसिकली ट्रांसलेशन। ओके, सो ऊपर वाला ट्रांसक्रिप्शन और नीचे वाला ये क्या? ट्रांसलेशन। डीएनए से इंफॉर्मेशन जाना कोड की सूरत में या एमआरएनए का बनना, ठीक है, डीएनए के मुताबिक ट्रांसक्रिप्शन और फिर इस एमआरएनए के मुताबिक प्रोटीन सिंथेसिस, ये कहलाती है ट्रांसलेशन। तो ये कौन कर रहा होता है? बेसिकली राइबोसोम्स कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल? भाई यूकैरियोटिक सेल की जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल होते हैं जो कि जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं या ट्रू न्यूक्लियस मौजूद। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस तो है भाई, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ये भी मौजूद हैं। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स भी है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल नहीं, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है।
सॉरी, ये करेक्ट ऑप्शन है लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हर यूकेरियोटिक सेल में ये मौजूद है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ठीक है, एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जो है सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सो एनिमल सेल भी यूकेरियोटिक है लेकिन सेल वॉल मौजूद नहीं है। जब सेल वॉल मौजूद नहीं, इसका मतलब ये कि एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम्स भी हैं और न्यूक्लियस भी हैं और मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस भी हैं। अच्छा, वहीं पर प्लांट सेल अगर बात करें वो भी यूकेरियोटिक है, सेल वॉल मौजूद है लेकिन तमाम यूकेरियोटिक्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होता। इसलिए while some eukaryotic cells such as plant cell में हमारे पास होता है and fungi have cell wall, इनके अंदर सेल वॉल है। is not universal characteristics of all eukaryotes, यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि तमाम सेल्स में मौजूद हो। तो ये तमाम सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, What is the role of DNA polymerase in DNA replication? भाई DNA polymerase क्या करेगा? DNA replication, जब DNA replicate कर रहा होता है, जब DNA कॉपी कर रहा होता है अपने आप को, तो DNA polymerase क्या करता है? Unwind the DNA double helix, unwind करेगा, तोड़ेगा इसको, synthesize new DNA strand बनाएगा, प्रूफ रीड्स एंड करेक्ट एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के अंदर जो हमारे पास एरर आ रहे होते हैं वो करेक्ट करेगा, इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास है सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रेन, ये बेसिकली न्यू डीएनए स्ट्रेन को सिंथेसाइज करा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि ये अनवाइंड भी नहीं करेगा और करेक्ट भी नहीं करेगा और इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा? डीएनए की सिंथेसिस करेगा न्यू स्ट्रेन्स की। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दैट कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रेन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ये बेसिकली डीएनए की सिंथेसिस, न्यू स्ट्रेन की सिंथेसिस को क्या कर रहा होता है? कैटालाइज कर रहा होता है, यानी ये स्पीड अप कर रहा होता है इस, या इनिशिएट कर रहा होता है, या परफॉर्म कर रहा होता है। Which of the following is not a nitrogenous base found in DNA? Nitrogenous found, अब DNA के अंदर हमारे पास बेसिकली एडेनिन, गुवानिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। सो एडेनिन मौजूद होता है, गुवानिन होता है, थाइमिन होता है, यूरेसिल इज द नाइट्रोजेनस बेस जो कि DNA के अंदर मौजूद नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? यूरेसिल। यूरेसिल कहाँ मौजूद होता है भाई? ये RNA में होता है। यूरेसिल इज द नाइट्रोजेनस बेस फाउंड इन RNA, ये RNA में होता है, नॉट इन DNA, DNA के अंदर नहीं होता। द 4 नाइट्रोजेनस बेसिस आर एडेनिन, कौन से होते हैं भाई DNA के अंदर? एडेनिन हमारे पास है, एंड देन गुवानिन हमारे पास है, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 ऑप्शन, 4 नाइट्रोजेनस बेसिस मौजूद होते हैं डीएनए में, जबकि यूरेसिल आरएनए में मौजूद होता है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच एमआरएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट कॉल्ड? भाई वो प्रोसेस जिसमें डीएनए के टेम्पलेट यानी वो स्ट्रैंड जिसके इंफॉर्मेशन को कवर किया जाता है या लिया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है और एमआरएनए की सूरत में एक नई स्ट्रैंड बनाई जाती है एमआरएनए की सूरत में, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? अभी हम बात कर चुके थे, एक ट्रांसलेशन, ये नहीं है। ट्रांसलेशन कौन सा प्रोसेस है? जिसमें आरएनए के मुताबिक एक लंबी चेन बनाई जाएगी पॉलीपेप्टाइड की, तो ट्रांसलेशन नहीं है। रेप्लिकेशन भी नहीं है, जिसके अंदर डीएनए की डबल स्ट्रैंड बनाई जाएगी, ये भी नहीं है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं है, तो ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन है, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है भाई? हो रहा होता है कि जो डीएनए के टेम्पलेट है उसको इस्तेमाल करते हुए आरएनए बनाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन आरएनए या एमआरएनए मॉलिक्यूल सच एज एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। डीएनए के टेम्पलेट से, डीएनए के स्ट्रैंड से क्या बनाया जाता है भाई? सिंथेसाइज किया जाता है एमआरएनए। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है कौन सा? नंबर 1 प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि जो हमारे पास RER है ये क्या कर रहा होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है। लिपिड सिंथेसिस हमारे पास स्मूथ SER जो है लिपिड सिंथेसिस में भी काम कर रहा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी हमारे पास आई थिंक SER का ही काम है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे काम जो है हमारे पास कौन कर रहा होता है? एंडोप्लाज्मिक। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज इन्वॉल्व इन वेरियस फंक्शन इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस, रफ ER। कौन कर रहा होता है? रफ ER प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है। लिपिड सिंथेसिस स्मूथ ER, लिपिड सिंथेसिस स्मूथ ER इन्वॉल्व है। एंड डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ ER, डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिकली यहाँ पर जो मेंशन है 3 मेन फंक्शन शामिल है। नंबर 1 प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये था कि जो वेस्ट या फिर टॉक्सिक या पॉइजनस जो इफेक्ट है किसी भी केमिकल के या स्पेशली जो ड्रग में इस्तेमाल करते हैं, दवाई इस्तेमाल करते हैं, उनको खत्म करने के लिए कौन काम करता है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स इन द सेल? लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल
ऑर्गेनेली है बॉडी के अंदर, ये सेल के अंदर वो क्या काम कर रहा होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल डिवीजन। ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा होता, एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं कर रहा होता, सेल डिवीजन में भी काम नहीं कर रहा होता। ये 2-3 तो मेन काम है, यानी सेल डिवीजन में तो हो नहीं सकता, प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं हो सकता, एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रही होती है वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है? वो लाइसोसोम परफॉर्म करता है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं दैट कंटेन एंजाइम्स केपेबल, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन वेरियस बायोमोलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद है उनको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं जो इन बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेकअप कर सकते हैं, सच एज प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेकअप किया जा सकता है, न्यूक्लिक एसिड को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, थ्रू इंट्रासेलुलर डाइजेशन। भाई ये जो डाइजेशन होती है इसको हम क्या नाम देते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेकअप करना थ्रू एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम्स, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड दिस प्रोसेस बेसिकली परफॉर्म्ड बाय लाइसोसोम्स। ओके, नेक्स्ट, Which of the following is a function of the cytoskeleton? साइटोस्केलेटन क्या काम करता है? साइटोस्केलेटन हमारे पास है नेटवर्क मौजूद होता है स्केलेटन में, सेल के अंदर। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, सेलुलर कम्युनिकेशन, सेल शेप्स एंड मूवमेंट। आई थिंक इसका जो है करेक्ट ऑप्शन सेल शेप एंड मूवमेंट हो सकता है, ठीक है जी। सो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम नहीं करता और सेल डिवीजन में हो सकता है काम ना कर रहा हो। माइक्रोफिब्र जो स्पिंडल फाइबर्स आई थिंक ये सिर्फ सेल डिवीजन में बनते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आप यूँ कह लें कि जी सेल शेप, या जो गुड ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? सेल शेप एंड मूवमेंट, ठीक है। सो देखें, द साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की नेटवर्क होती है, फिलामेंट प्रोटीन फिलामेंट विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स, फैसिलिटेट सेल शेप मेंटेनेंस एंड एनेबल सेलुलर मूवमेंट। सेलुलर मूवमेंट को एनेबल करता है, शेप देता है सेल को, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट हमारे पास है What is the role of the Golgi apparatus in the cell? Golgi apparatus क्या काम कर रहा होता है? Golgi bodies या Golgi apparatus सेल के अंदर क्या काम कर रहा होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटेक्शन, प्रोटीन मॉडिफाइंग, मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग, एनर्जी प्रोडक्शन। सो यहाँ प्रोटीन मॉडिफिकेशन करेक्ट ऑप्शन है, एंड सॉर्टिंग ये बेसिकली कर रहा होता है कि प्रोटीन की स्टोरेज भी कर रहा होता है और इसकी मॉडिफिकेशन भी कर रहा होता है, साथ में सॉर्टिंग, आगे भेज भी रहा होता है, ठीक है, पैक भी कर रहा होता है, पैकेजिंग का काम भी करता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग है। सो द गोल्जी apparatus इन्वॉल्व इन मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, हमने पहले भी बात की थी, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू वेरियस सेलुलर डेस्टिनेशन। मुख्तलिफ सेल के अंदर, सेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर, डेस्टिनेशन मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाने के लिए ये पैक कर रहा होता है। वेसिकल्स में जो पैकेजेस हैं उनको हम कहते हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स में या वेसिकल्स भी कह सकते हैं, उनके अंदर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की पैकेजिंग करता है और भेज देता है मुख्तलिफ डेस्टिनेशन। What is the primary function of chloroplast in plants? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट्स में मौजूद है, क्या कर रहा होता है भाई? फोटोसिंथेसिस, ये नहीं हुए और प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं है, लिपिड सिंथेसिस भी नहीं है, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्या कर रहा होता है भाई? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, लिपिड सिंथेसिस नहीं है, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं है, photosynthesis है। Chloroplast organelles found in plant cells and some algae that are responsible for photosynthesis, the process by which light energy convert की जाती है into chemical energy in the form of glucose। भाई लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस और ये कहाँ हो रहा होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। Which of the following is a function of the cell membrane? भाई सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, ठीक है, इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब देखें, रेगुलेशन ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट, ये भी हो सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस भी हमारे पास नहीं है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। सो प्रोटीन रेगुलेशन ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट करेक्ट ऑप्शन है इसका, क्योंकि जो है ये बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन है, जो भी सब्सटेंसेस ने अंदर जाना है या बाहर जाना है वो किसके थ्रू होंगे भाई? किसके थ्रू पास होंगे? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होंगे, तो ये रेगुलेशन ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म कर रहा होता है। द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, भाई इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द आयंस की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी कंट्रोल करता है, इन्वेस्ट प्रोडक्ट्स टू मेंटेन सेलुलर होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। भाई सेल के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट, सेल के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन दोनों को मेंटेन करना क्या कहलाता है? होमियोस्टेसिस। और ये होमियोस्टेसिस जाहिर सी बात है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो आयंस हैं, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छा मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो सेल के अंदर जाती हैं बाहर जाती हैं, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सेल मेम्ब्रेन से पास होकर जाती है तो सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल वेक्यूल इन द प्लांट के अंदर एक बड़ा वेक्यूल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वेक्यूल। इसका क्या काम है? स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी नहीं है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी नहीं है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी नहीं है, तो स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है,
ठीक है। द सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल स्टोर्स वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। स्टोर्स वाटर, नंबर 1, आयंस, न्यूट्रिएंट्स and waste products, providing turgor pressure to maintain cell shape and serving as a reservoir for cellular processor। ये सिंपली आप ये याद रखें कि एक तो टारगेट प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है, और सेकेंडली ये कि जी रिजर्वायर के तौर पर काम करता है, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स। Which of the following is not a component of the extracellular matrix in animal cell? भाई component नहीं है, not a component of extracellular matrix in animal cell। कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का मतलब सेल के बाहर, ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स ये भी मौजूद होता है, सेलुलोज, प्रोटोग्लाइकेन्स। सो यहां पर अगर हम देखें तो सेलुलोज एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कहां पर मौजूद नहीं है, एनिमल्स में मौजूद नहीं है, सिर्फ प्लांट्स में मौजूद था। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बाकी सारी चीजें हमारे पास मौजूद है तो ये नहीं है। सो सेलुलोज करेक्ट ऑप्शन है, जिसका आगे देखें एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सेलुलोज इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर बनाता है, पॉलीसेक्राइड जिसमें एक से ज्यादा सेक्राइड मौजूद हो, ठीक है, 100,000 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मौजूद हो, ग्लूकोज की मौजूद, फाउंड इन द सेल वॉल, सेल वॉल में मौजूद होता है प्लांट सेल, ठीक है, नॉट इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल सेल, ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद नहीं होता, एनिमल सेल में मौजूद ही नहीं होता, ठीक है। सो मैट्रिक्स इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर की तो बात ही नहीं है, ठीक है, सो एनिमल्स में मौजूद ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टाइट जंक्शन इन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के दरमियान टाइट जंक्शंस होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। भाई क्या, क्यों ऐसा होता है, फैसिलिटेटिंग सेल सेल कम्युनिकेशन, तो सेल सेल कम्युनिकेशन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जंक्शन हमारे पास बिल्कुल जुड़े में टाइट जंक्शन है। प्रिवेंट लीकेज फ्लूइड, ये देख सकते हैं, आगे देखते हैं और क्या है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, ये भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन अगर हम बात करें, अलाउिंग फॉर द पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेल्स, सो बेसिक जो इसका फंक्शन है वो प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ द फ्लूइड्स बिटवीन सेल्स, एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान जो लीकेज होनी होती है ना, उसको रोकने के लिए टाइट जंक्शन होते हैं। टाइट जंक्शन आर स्पेशलाइज्ड इंट्रासेलुलर जंक्शन, ये इंट्रासेलुलर जंक्शन एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान है, दैट सील्स द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट एपिथेलियल सेल, वो स्पेस को सील कर रहा होता है, बंद कर रहा होता है दो सेल के दरमियान, एपिथेलियल सेल के दरमियान, दो एपिथेलियल सेल के दरमियान जो स्पेस है उसको बिल्कुल सील कर देता है। प्रिवेंटिंग लीकेज, लीकेज को प्रिवेंट कर रहे होते हैं ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के लीकेज को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेल्स एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल, इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, इंटीग्रिटी यानी खास शेप को मेंटेन कर रहे होते हैं, एपिथेलियल बैरियर्स। ओके, सो प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ द फ्लूइड्स बिटवीन द सेल इज द फंक्शन ऑफ द टाइट जंक्शंस इन एनिमल टिश्यूज। Which of the following is a characteristic of facilitated diffusion? Facilitated diffusion का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का कहाँ जाना भाई, लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड यानी हायर कंसंट्रेशन से लो, ये हमारे पास बेसिकली कौन सा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब आगे देखते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नंबर 1, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इनपुट फ्रॉम एटीपी, यूटिलाइजेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ द स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये तो नहीं है, रैपिड डिफ्यूजन तो हो नहीं सकता, ठीक है, नंबर 1। एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तौर पर भी ये काम नहीं करे, इसको डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। दो चीजें हमारे पास रह गई हैं, एक रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ये भी हो सकता है, यूटिलाइजेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन, आई थिंक ये दोनों हो सकते हैं, हम देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो यूटिलाइजेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन, सो कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ये भी हो सकता है, एटीपी एनर्जी यूटिलाइज होती है क्योंकि फैसिलिटेशन होती है, ठीक है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, लेकिन मेन ऑप्शन हमारे पास क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर अगर हम देखें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट process that involves the movement of molecules across a cell membrane to specialized अच्छा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी की नीड नहीं है, सॉरी मैंने पहले कहा था एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी की नीड नहीं है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन खास प्रोटीन या चैनल प्रोटीन के थ्रू हो रहा होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बाकी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा होता है। What is the function of the myelin sheet in the nervous system? भाई myelin sheet नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स हैं उसके बाहर एक myelin sheet होती है, फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है, ठीक है, इफ़ आई ड्रॉ दिस वन, सो ये यहाँ पर एक शीट मौजूद होती है, यूँ इस तरह से, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। सो माइलिन शीट मौजूद होती है, इस माइलिन शीट का काम क्या होता है, सो माइलिन शीट क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, रेगुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, इंसुलेशन ऑफ एक्सॉन। तो इंसुलेशन ऑफ एक्सॉन भी हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन आई थिंक इंसुलेशन ऑफ एक्सॉन है कि यहाँ एक्सॉन, ये एक्सॉन है बेसिकली, तो एक्सॉन से बाहर जो है ना मैसेज ना जाए, तो ये इंसुलेशन है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन, बाकी भी हो सकते हैं लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या है, BCQs के तौर पर अगर हम देखें वो क्या कर रहा होता है, इंसुलेशन ऑफ एक्सॉन कर रहा होता है, ठीक है। वैसे रेगुलेशन ऑफ न्यूरो प्रोटेक्शन भी कर सकता है न्यूरॉन्स की, ठीक है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या, इंसुलेशन ऑफ एक्सॉन है। द माइलिन शीट इज फैटी, ये फैटी है, लिपिड्स का बना होता है, इंसुलेटिंग लेयर होता है, ये बेसिकली इंसुलेटिंग लेयर है, तो ये याद रखना जरूरी है। माइलिन शीट इज एन इंसुलेटिंग लेयर दैट सराउंड्स द एक्सॉन ऑफ मेनी न्यूरॉन्स स्पीडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में भी देखो रेगुलेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में भी काम कर रहा होता है। एंड प्रोवाइडिंग इंसुलेशन टू प्रिवेंट सिग्नल लॉस, सिग्नल लॉस यानी सिग्नल इधर उधर ना जाए, ठीक है, करंट इधर उधर ना जाए, सीधा एक डायरेक्शन में जाए, तो स्पीड अप भी कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। भाई हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है ब्रेन में? नंबर 1 रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेमोरी फॉर्मेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, विजुअल प्रोसेसिंग। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस का करेक्ट ऑप्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेरिबिलम इन द ब्रेन? सेरिबिलम का क्या रोल होता है भाई ब्रेन के अंदर? सेरिबिलम क्या कर रहा होता है? रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, मेमोरी फॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल फॉर्मेशन, सो कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, द सेरिबिलम इज स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन दैट इन्वॉल्व्ड इन कोऑर्डिनेशन वॉलंटरीली, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरीली या कोऑर्डिनेशन, सो कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, ठीक है, इसको मेंटेन कर रहा होता है। Which of the following is not a type of the glial cells in the nervous system? glial सेल की टाइप नहीं है नर्वस सिस्टम के अंदर। एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स, Schwann cells, neurotransmitters. I think which of the following is not a type of the glial cells in the nervous system? So यहाँ पर हमारे पास है इसका करेक्ट ऑप्शन न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि ये केमिकल्स हैं, बाकी सारे हमारे पास ग्लियल सेल्स हैं लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं, ये सेल नहीं है, ठीक है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। एक न्यूरॉन जब मैसेज दूसरे को दे रहा होता है तो बीच में क्या रिलीज कर रहा होता है? साइनाप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर दे ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन्स, व्हाइल एस्ट्रोसाइट्स, oligodendrites and Schwann cells that have glial cells that provide support and insulation to neuron in the nervous system. Okay. What is the function of the medulla oblongata in the brainstem? Regulation of the heart rate and breathing, memory formation, processing of visual information, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। आई थिंक इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ब्रीथिंग एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग। नेक्स्ट, which of the following organelles is responsible for detoxifying harmful substance in the cell? harmful substance को detoxify करता है राइबोसोम्स, गोल्जी ऑपरेटस, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम। सो पेरोक्सिसोम करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, जो है हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस का हार्मफुल इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस सच इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल। ओके। What is the primary function of the rough endoplasmic reticulum? अगेन बहुत इजी है, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहे होते हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is the function of the centrioles in animal cell? सेंट्रियोल्स क्या कर रहे होते हैं? ये भाई ये जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो सेंट्रियोल रिप्लिकेट करते हैं और सेंट्रोसोम रिप्लिकेट करके सेंट्रियोल बनाते हैं, ये अपोजिट पोल पर जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर जनरेट करते हैं, फिर मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, सिंथेसाइज एटीपी, फैसिलिटेटिंग सेल डिवीजन, मॉडिफाइंग प्रोटीन्स, डिस्ट्रॉइंग सेलुलर वेस्ट, ये फैसिलिटेटिंग सेल डिवीजन कर सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन सेल डिवीजन, क्योंकि वो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल पर ले जाने में हेल्प करता है। सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल्स, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनाने में जो है ना इनका काम। सॉरी, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीएनए रिप्लिकेशन? किस में हो रहा होता है? एस फेज में हमारे पास डीएनए की रिप्लिकेशन हो रही होती है, पहले से ऑप्शन आ गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल? प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का फंक्शन नहीं है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये तो है भाई। रेगुलेटिंग सेल ट्रांसपोर्ट, प्रिवेंटिंग सेल बस्टिंग, ये भी हो सकता है प्रिवेंटिंग सेल बस्टिंग, ठीक है। फैसिलिटेटिंग सेल कम्युनिकेशन एंड रेगुलेटिंग सेल ट्रांसपोर्ट, ये भी हो सकता है। सेल कम्युनिकेशन जो है
ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सेल वॉल का काम नहीं है। एक सेल को दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करना इसका काम नहीं है, बाकी सारे काम ये कर सकता है। फैसिलिटेट सेल सेल कम्युनिकेशन। व्हाइल द सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट कर रहा होता है। रेगुलेट्स सेल ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट सेल बस्टिंग। इट डज नॉट डायरेक्टली फैसिलिटेट सेल सेल कम्युनिकेशन विच इज प्राइमरीली mediated बाय प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा कर रहा होता है। सेल वॉल के बाहर एक जंक्शन होती है, एक लेयर होती है, सॉरी एक वे होता है, एक कनेक्शन होता है एक सेल के दरमियान दूसरे सेल के दरमियान, पोर्स होते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो वो कर रहा होता है सेल सेल कम्युनिकेशन। What is the primary function of the stomata in the plant leaf? भाई स्टोमेटा क्या काम कर रहा होता है प्लांट लीव्स में? गैसीय एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस, वाटर ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। सो गैसेज एक्सचेंज करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी भी कर रहा होता है। देखिए स्टोमेटा के थ्रू हमारे पास लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होती है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बेस्ट ऑप्शन क्या है? गैसेज एक्सचेंज कर रहा होता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, गैसेज अंदर बाहर जा रही थी, जबकि बाकी भी परफॉर्मेंस कर रही होती है। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट लीव्स दैट रेगुलेट गैस एक्सचेंज allowing for the uptake of carbon dioxide and release of oxygen during photosynthesis as well as the release of excess water vapors during transpiration। तो इसका मतलब है वाटर वेपर्स ट्रांसपायरेशन के थ्रू भी काम कर रहा होता है, ओके, लेकिन मेन काम हमारे पास क्या है? गैस एक्सचेंज। ये सारे काम उसी में आ रहे होते हैं। Which of the following is a function of the central vacuole in a plant cell? भाई सेंट्रल वेक्यूल जो प्लांट सेल के अंदर ये उसका फंक्शन है, कौन सा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, स्टोरेज ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट, ये पहले भी आ चुका था, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोकाइनेसिस इन सेल डिवीजन? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। देखो याद रखें, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दो न्यूक्लियस बना रहा होता है, दो सेल बना रहा होता है, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। का क्या रोल है? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करा होता है, ये भी हो सकता है इसमें, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ये भी हो सकता है, रेप्लिकेशन ऑफ रेडियन ये नहीं हो सकता, असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, आई थिंक डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, बेसिकली सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कर रहा होता है, तो इसमें देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहा होता है भाई ये, ठीक है, जो हमने बात की थी। तो बाकी भी काम ऐसे हो सकता है, लेकिन ये पहले हो चुका होता है, ये करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आई थिंक यहाँ तक हमारे पास आज का लेक्चर, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।